हेलो एवरीवन। नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस त्रिवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम सुबह करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं 5 एमसीक्यूज की। 5 ऐसे एमसीक्यूज जो करंट अफेयर संबंधित हैं। साथ ही उनके अलावा हम देखते हैं दो मुख्य परीक्षा संबंधी आंसर। अगर हम इसके संबंध में देखें तो आप ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर @घटना सूत्र टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ आपको इस चैनल में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं बिना किसी देरी के आज कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आज बात कर रहा है भारत की आर्थिक रैंकिंग के संबंध में। आप ये आपको पता होगा, पता चल गया होगा कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं उन्होंने अनाउंस किया कि भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है जापान को पीछे छोड़ते हुए। तो बेसिकली अब भारत से कौन कौन सी इकोनॉमी आगे है? यूएसए, चीन, जर्मनी, फिर भारत है यहाँ पर। फिर भारत अगर हम देखें, भारत है यहाँ पर, जर्मनी के बाद, गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे कौन सा देश है? भारत है। अब भारत यहाँ पे चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और इसने किसको पीछे छोड़ दिया? जापान को पीछे छोड़ दिया है। और भारत की जो इकोनॉमी है वर्तमान में 4 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है। तो पहला जो आंकड़ा बात कर रहा है, ये आंकड़ा बेसिकली आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसी में सामने आया है। तो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर जो इसके बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही हो जाता है कि आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है इसमें भारत की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, भारत की प्रति व्यक्ति आय 2024 में $4500 को पार कर गई। ये यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं। भारत की प्रति व्यक्ति डॉलर $2800 के आसपास है, $2850। इतना ना यहाँ पे नहीं पहुंची, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर 2024 के अनुसार भारत जापान की वैश्विक जीडीपी भारत से अधिक हिस्सेदारी है। अब ये तो स्टेटमेंट जाहिर सी बात है गलत है। भारत यहाँ पे अगर आप देखें कि जो भारत की जो जीडीपी ज्यादा बढ़ गई है, तो जापान की जो हिस्सेदारी है उससे यहाँ पे ज्यादा हो गई है। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो केवल एक स्टेटमेंट इसका यहाँ पे सही है। फिर हम बात करें आयुष डब्ल्यूएचओ समझौते के संबंध में। यहाँ पे बेसिकली आपको पता है कि आयुष मंत्रालय ने योगा, सिद्धा, यूनानी है ना, इनको क्या किया है? शामिल करवाया है ICS 11 में। उस संबंध में यहाँ पे बात की है। समझौता ICD 11 वर्गीकरण के तहत आयुष चिकित्सा पद्धतियों को शामिल करने का समर्थन करता है। दूसरा, भारत ने पारंपरिक चिकित्सा के दस्तावेजीकरण के समर्थन और डब्ल्यूएचओ को USD 3 मिलियन का योगदान दिया है। तीसरा, इस समझौते का उद्देश्य पारंपरिक हस्तक्षेपों को इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन के तहत वर्गीकरण करना। तीन स्टेटमेंट यहाँ पे बेसिकली है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही। तो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे गलत है। अगर पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो वर्गीकरण ICHI के अंतर्गत है, ना कि ICD के अंतर्गत। ठीक है। तो ICHI के बारे में कल हमने देखा कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो शामिल किया ICHI के अंतर्गत किया गया है, ICD के अंतर्गत नहीं किया गया है। अब बाकी दो स्टेटमेंट, दो और तीन यहाँ पे सही हो जाएंगे। डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें तो 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 7 अप्रैल के आसपास आप देखिए स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, उसी दिन इसको डब्ल्यूएचओ को स्टैब्लिश यहाँ पे किया गया था। अगले प्रश्न पर बात करें, भारत में पम्प्ड स्टोरेज परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पास वर्तमान में 10 गीगावाट से अधिक कार्यशील पीएसपीज हैं। ये स्टेटमेंट सही है, गलती हमें देखना है। ये स्टेटमेंट बेसिकली गलत है। भारत के पास अभी कल हमने जो आर्टिकल था उसमें 5 के आसपास पीएसपी जो हमारे पास से कार्यरत है। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र पीएसपी विकास अग्रणी राज्य, ये तो बात एकदम सही है, ये दोनों राज्य अग्रणी है। भारत में अधिकांश पीएसपी के परियोजना 2035 के बाद चालू होने की संभावना, यह भी स्टेटमेंट अगर देखें यहाँ पे तो गलत है। अधिकांश जो परियोजना 2029 के आसपास चालू होने की संभावना है, 2035। तीसरा और पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो केवल दो स्टेटमेंट है ना। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर चौथा ऑप्शन यहाँ पे बात हुई कि अभी जो हाल में जो मानचित्रण हुआ है सैटेलाइट से, तो ऐसा पता चला कि जो भारत की तट रेखा वो लंबी है और लंबी है। ठीक, उस संबंध में बेसिकली यहाँ पे बात हुई है। अब अगर हम बात करें, यह भारत की तटीय रेखा 2023 से अब तक 3500 किलोमीटर से अधिक बढ़ गई है। इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है। दूसरा कारण क्या दे रहा है कि यह परिवर्तन व्यापक तटीय कटाव व समुद्र तल के बढ़ने के कारण होती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो आंकड़ा आया है ना, ये माइक्रो लेवल पर जब हमने स्टडी किया, माइक्रो लेवल पर हमने मानचित्रण किया, उसका मैपिंग की, तब ये आंकड़ा बढ़ के सामने आया है, ना कि ऐसा कि तटीय कटाव हो गया है। ऐसा रीजन यहाँ पे नहीं है। जो कारण है पूरी तरह से गलत है। कथन सही है, तो इसका सही ऑप्शन होगा A। जो भारत में जो तटीय सीमा थी 7516 किलोमीटर के आसपास थी, सब माना जा रहा है 11,000
99 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे बताया जा रहा है इसको, जो अब है। अब ये क्यों हुआ कि जो हाई रेजोल्यूशन जो सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू जब हमने इसका मानचित्रण किया तो ये डाटा सामने आया है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, पांचवा प्रश्न है, सिस्टूरा सिजुनेसेसिस जो मछली है मेघालय में खोजा गया पहला गुफा निवासी मछली प्रजाति है। ठीक है ना, तो ऑब्वियस है यहाँ पे, अब आपको पता होना चाहिए, कल ही हमने इसके बारे में देखा था। तो ये सही है या गलत है? अब यहाँ पे स्टीम एक स्टेट में यहाँ एक वर्ड है, यहाँ पे पहला है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि पहला है कि नहीं है। एकमात्र ज्ञात गुफा मछली है जो भूमिगत सतही जल दोनों आवासों में जीवित रह सकती है। ये स्टेटमेंट तो बेसिकली सही है, आर यहाँ पे सही है, लेकिन ए स्टेटमेंट गलत है। इससे पहले बहुत सारी मछली मेघालय में खोजी गई हैं, ऐसा नहीं कि ए सही है। ए गलत है और आर यहाँ पे सही है। फिर हम मुख्य परीक्षक के बारे में चर्चा करें। जो पहला प्रश्न है, बात करेंगे प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण बिना भूमि वृद्धि किए भारत की तटीय रेखा की लंबाई पुनः परिभाषित होने की संकल्पना, इसके व्यापक प्रभाव का क्रिटिसिज्म, क्रिटिकली एनालिसिस यहाँ पे करना है। तो पहले तो आप सैटेलाइट के द्वारा जो आंकड़े नई वृद्धि हुई उसके बारे में आप बताएं कि अब 11,099 किलोमीटर के आसपास ये आंकड़ा हो गया है। ठीक है, इसके बाद आप बताएंगे जो विस्तार है वो रियल, अगर विस्तार नहीं बल्कि मानचित्रण विस्तार है, यहाँ पे से आपसे कह सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे मुख्य भाग में बताएं, मुख्य भाग में आप बताएं, मुख्य भाग में आप क्या बताएंगे, इसके सैद्धांतिक आधार बताएं, सैद्धांतिक आधार, व इसके प्रभाव भी बताएं। आधार बताएं कि जो तटीय रेखा है ना, ज्यामितीय प्रकृति की रखती है, जिसमें मापन में सटीकता बढ़ने से उनकी लंबाई अधिक दिखाई देती है। प्रौद्योगिकी बदलाव हो रहा है, नए सैटेलाइट आए, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट आ रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे बढ़ाव देखने को मिला है। फिर प्रभाव आप बताएं। अब यहाँ पे रणनीतिक सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है तटीय मानचित्रण के बाद, जो नौसैनिक सुरक्षा के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है। फिर उसके अलावा इकोलॉजी इकोनॉमिक जोन, उसमें यहाँ पे वृद्धि होने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है, इससे जो मछली पकड़ने का जो एरिया है वह भी बढ़ेगा। आपदा प्रबंधन से कुछ चुनौतियां भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, उसको भी यहाँ पे हमें कंजर्व करना है। फिर पर्यावरणीय जो नियम है, तटीय संबंधित सीआरजेड जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है, उस संबंध में जो वेटलैंड्स के संबंध में जो नियम है, उसमें यहाँ के फेरबदल होने की संभावना है, इसके बारे में आप प्रभाव इसके बता सकते हैं। निष्कर्ष में आप बताएंगे भारतीय तटरेखा पुनः परिभाषित हुई है, सांख्यिक संशोधन ही बल्कि प्रौद्योगिकी के कारण है, रणनीतिक पर्यावरणीय प्रगति का सूचक है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बारे में यहाँ पे इसको ऐसे डील कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न में आप डील कैसे करेंगे, भारत की ऊर्जा संक्रमण में पंप स्टोरेज परियोजना उभरती भूमिका को मूल्यांकन करें, इनके कार्यान्वयन से जुड़ी अवसर व बाधाएं क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। भारत अपनी जो पंप स्टोरेज परियोजना क्षमता वर्तमान में अगर आप देखें तो 5 गीगावाट वर्तमान में है, 5 गीगावाट से प्रयास करें कि 51 गीगावाट करते हैं, इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। अगर हम देखें अक्षय ऊर्जा के विस्तार की यहाँ पे बात हो रही है, अब इसके बारे में देखें जो ऊर्जा संक्रमण है, पीएसपी की भूमिका यहाँ पे क्या है। एक तो ग्रिड विस्तार होगा तो कहीं न कहीं अगर आप देखें जो जो अक्षय ऊर्जा उसके विस्तार की संभावना यहाँ पे दिखेगी। फिर पीक लोड जो प्रबंधन वो हो पाएगा। फिर जो नवीकरणीय हमारा लक्ष्य टारगेट है 500 गीगावाट करना 2030 तक, उसको हम सुनिश्चित कर पाएंगे। 2070 तक जो हमारा नेट जीरो का टारगेट है उसको हम अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अवसर है यहाँ पे कि अलग अलग जो हमारे पास जोग्राफिकल कंडीशन उसको हमको बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है हमारे पास, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है। इसमें हम देखें तो प्राकृतिक रूप से काफी उपयुक्त, तो यहाँ पे हम इसको बढ़ा सकते हैं, नीतिगत प्रोत्साहन दे सकते हैं, फंडिंग की व्यवस्था यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि चैलेंजेस भी हैं, लैंड एक्वायर, पर्यावरणीय संबंधी चुनौती है, उसको क्लियरेंस लेना, पूंजीगत अगर दें कैपिटल का यहाँ पे एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ने की संभावना है, रेगुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, ट्रांसफर संबंधी समस्या। लेकिन अगर हम देखें निष्कर्ष में बताएं कि इस सारी समस्याओं को यहाँ पे टैकल करके हम इसमें प्रगति कर सकते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम यहाँ पे उठा सकते हैं, इसको यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही है, अगले डिस्कशन में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।